अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून एंड वालेकुम अस्सलाम। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं मुझे बताइएगा बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? फिज़ा, मारिया, सना, माहम, बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सारा। स्टिल जस्ट 13 स्टूडेंट्स आर हियर। कहाँ गायब है बाकी सारे? लंच कर रहे हैं? लंच नहीं खत्म हुआ अभी? मैं 3 से 4 मिनट मज़ीद वेट करूँगी और उसके बाद आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। ठीक है, तो सब जल्दी जल्दी से आ जाएं, ज्वाइन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, स्टिल जस्ट 14 स्टूडेंट्स आर हियर, बट काफ़ी टाइम हो गया है, मज़ीद वेस्ट नहीं किया जा सकता टाइम जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनका। अच्छा, हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं इस थर्ड लेक्चर में। हम थोड़ा सा बोन्स की डीमिनरलाइजेशन की वजह से जो इश्यूज होते हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अब आवाज़ आ रही है सना एंड फिज़ा? ऑस्टियोपोरोसिस हमने पढ़ लिया था। अच्छा,
वालेकुम अस्सलाम अमारा तैयब। ऑस्ट्रो हमने स्टार्ट किया था सुबह, और उसकी कॉजेज़ और पैथोफिजियोलॉजी और होता क्या है ऑस्ट्रो वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ज़रा असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से हमने ऑस्टियो को डायग्नोस करना है, क्या फिजिकल असेसमेंट है उसकी। On X-ray studies, generalized demineralization of bone is evident. अगर हम जनरल एक्सरे करवाएं पेशेंट का, तो एक्सरे के ऊपर हमें नज़र आएगा कि जनरली यानी पूरी बोन के अंदर आपको डीमिनरलाइजेशन नज़र आएगी। Laboratory studies show low serum calcium level and phosphorus level and a moderately elevated alkaline phosphate concentration। देखें, लैब स्टडीज़ हम करवाएंगे, आपको कॉजेज़ पढ़ाई थी कि जीआई ट्रैक की डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से, और प्लस मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो जीआई ट्रैक से एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर्ली। सो ज़ाहिर है जब कैल्शियम जीआई ट्रैक्ट से ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड के अंदर भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करेगी। सो जो लेबॉर्ट्री स्टडीज़ होती हैं, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में आपने कैल्शियम देखना है, फास्फोरस लेवल देखना है, वो आपको ड्रॉप मिलेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड क्रिएटिनिन इज लो। बोन बायोप्सी डेमोन्स्ट्रेट एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ओस्टियोइड आर डीमिनरलाइज्ड cartilaginous bone matrix that is sometimes referred to as pre-bone। अगर हम बोन्स की बायोप्सी करवाएंगे तो जो ओस्टियोइड्स हैं, जो सेल्स हैं, वो आपको जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में बोन बायोप्सी करवाएंगे तो उसमें मिलेगी। और इसके अलावा जो बोन का मैट्रिक्स होता है ना, यूजुअली तो आपको पता है कि बोन का मैट्रिक्स किस किस्म का होता है। बोन का मैट्रिक्स जिस किस्म की भी बोन हो, जैसे जो हार्ड बोन होती है उसके लिए हार्ड कॉम्पैक्ट जो है वो बोन मैट्रिक्स होता है। उसका काम ही यही होता है कि वो जो है उसकी हार्डनेस को, जो बोन ज़ाहिर है जहाँ कॉम्पैक्ट बोन की ज़रूरत है उस हिसाब से मैट्रिक्स होता है, जहाँ सॉफ्ट बोन की ज़रूरत है उस हिसाब से मैट्रिक्स होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे किसी कार्टिलेज का हो ना। ठीक है जी। समटाइम हम इसे प्री बोन भी कहते हैं। और जो मैंने एक और लफ्ज़ आपको यहाँ पढ़ाया ओस्टियोइड, ओस्टियोइड की अमाउंट बढ़ जाती है। ओस्टियोइड क्या होते हैं बेटा, बेसिकली आप सिंपल अगर बोलें तो हिस्टोलॉजी में ऑस्टियोइड जो है दैट इज़ अनमिनरलाइज्ड बोन, यानी ये वो बोन टिश्यूज़ होते हैं जो कि अनमिनरलाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम, फास्फोरस और जो दूसरे बोन मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं बोन की ग्रोथ के लिए, वो उसके अंदर मौजूद नहीं होते। सो एक्सरे स्टडीज़ पर भी हमें डीमिनरलाइज्ड बोन मिलती है। लैब स्टडीज़ करवाएं तो उसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस लेवल लो मिलेगा। इसके अलावा यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन कम होती है। और अगर बोन्स की बायोप्सी हम करवाते हैं तो बोन बायोप्सी में हमें ऑस्टियोइड ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, जबकि जो हमारे ओस्टियोन्स होते हैं, नॉर्मल बोन सेल्स होते हैं, वो कम होंगे। ठीक है जी। और जो आपका मैट्रिक्स है वो भी चेंज हुआ हुआ होगा। बोन मैट्रिक्स जो है वो कार्टिलेजिनस बोन मैट्रिक्स की तरह क्या हो जाएगा, और जिसको हम समटाइम प्री बोन भी कहते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल मेजर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट इन पेन। देखें, हमें ये बात हम डिफरेंट जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है उसमें पढ़ते आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती हैं कि पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन को भी आपने बेटर करना है, उसे फ़िज़िकली कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकली आपका पेशेंट कैसा है, उससे भी आपने कंफर्ट प्रोवाइड करना है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हमें देनी पड़ सकती हैं। तो ये सारे मेजर्स हमें साइड बाय साइड लेके चलने हैं। मकसद क्या है हमारा? मकसद यही है कि हम अपने पेशेंट का डिस्कम्फर्ट और पेन जो है वो रिड्यूस कर सकें। व्हेन असिस्टिंग द पेशेंट टू चेंज पोजीशंस, द नर्स हैंडल्स द पेशेंट जेंटली एंड पिलोज आर यूज्ड टू सपोर्ट द बॉडी। जब आप पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं, चाहे पोजीशन चेंज करने में ही क्यों ना असिस्ट कर रहे हो, नर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को जेंटली डील करें, जेंटली अपने पेशेंट को हैंडल करें और पेशेंट को सपोर्ट के लिए पिलोज प्रोवाइड करें।
इफ़ पॉसिबल द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ऑस्टियोमलेशिया इज़ करेक्टेड। देखिए मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोमलेशिया के बारे में बताया था और उनके कॉजेज़ भी बताए थे, तो ऑब्वियसली हमसे जितना पॉसिबल हो सके सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोमलेशिया को ट्रीट नहीं करना बल्कि उसके अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीट करना है। अगर तो प्राइमरी है तो आप उसकी डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल करें, सप्लीमेंट्स वगैरह देना शुरू करें, ऑस्टियोमलेशिया करेक्ट हो जाएगा। और अगर सेकेंडरी है तो उसकी जो कॉज है यानी किडनी डिजीज़ हो सकता है, लिवर डिजीज़ हो सकता है, इवन रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर जीआई ट्रैक के दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उन्हें आप करेक्ट कीजिए। If osteomalacia is caused by malabsorption, increased doses of vitamin D along with supplemental calcium are usually prescribed. ज़ाहिर है मेल एब्जॉर्प्शन है, जीआई ट्रैक में जितना भी कैल्शियम ले लेंगे वो वहाँ से एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकेगा ना, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स देना शुरू करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के मिक्स, ताकि ब्लड में कैल्शियम जाए और वहाँ से विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बोन्स में करवाना शुरू कर दें। एक्सपोजर टू सनलाइट इट मे आल्सो बी रिकमेंडेड बिकॉज वी ऑल नो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो ही इनएक्टिवेटेड विटामिन डी को जो है जो हमारी स्किन में मौजूद होता है उसे एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। If osteomalacia is dietary in origin, a diet with adequate protein and increased calcium and vitamin D is provided। जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि अगर कॉज जो है वो प्राइमरी ऑस्टियोमलेशिया है, डाइट का इशू है, तो ऑस्टियोमलेशिया जो जाहिर डाइट का इशू है तो अपने पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में हम प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी देना शुरू करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया समझ आ गया? किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं पेजेट डिजीज क्या होती है। व्हाट इज द पेजेट डिजीज ऑफ द बोन? पेजेट डिजीज जिसको हम ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लोकलाइज्ड रैपिड बोन टर्नओवर, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द स्कल, फीमर, टिबिया, pelvic bones, and vertebra. The disease occurs in about 2% to 3% of the population older than 50 years. The incidence is slightly greater in men than in women and increases with aging. A family history has been noted with siblings often developing the disease. The cause of Paget disease is not known. जो पेजिक डिजीज़ है ये लोकलाइज्ड यानी बोन्स का टर्न ओवर होना शुरू हो जाता है इसमें बेसिकली, और ये ज़्यादातर किन बोन्स को अफेक्ट करती है? स्कल को, पेल्विक बोन को, वर्टिब्रास को, टिबिया को, फीमर को। और मेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और एज के साथ इसके चांसेस बढ़ते हैं। बाकी फैमिली हिस्ट्री भी इसमें नोट की गई है कि फैमिलीज़ में भी ये प्रॉब्लम चलती आ रही होती है, लेकिन जो कॉज है पेजेट डिजीज़ की वो स्टिल अननोन है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं पेजेट डिजीज़ की, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और समझ आए कि ये बोन टर्न ओवर होता क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है जी। In Paget's disease, there is a primary proliferation of osteoclast. Osteoclast क्या थे? हमारे बोन सेल्स थे जिनका क्या काम था? हमारी बोन की रीजॉर्प्शन करवाना, यानी बोन को ख़त्म करवाना, which induce bone resorption. This is followed by a compensatory increase in osteoblastic activity that replaces the bone. As bone turnover continues, a classic mosaic and disorganized pattern of bone develops. Because the diseased bone is highly vascularized and structurally weak, pathologic fracture occurs. Structural bowing of the legs causes malalignment of the hip
knee and ankle joints, which contributes to the development of arthritis and back and hip joint pain. ओके, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हमें इस लव्स टर्नओवर को जनरली भी अगर हम देखें तो टर्नओवर का यही मतलब होता है ना, एक जैसे जॉब्स में हम बात करते हैं किसी ऑफिस की, कॉलेज की, कहीं बात करते हैं, यहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। टर्नओवर का क्या मतलब होता है कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। तो इसी तरह से जो बोन का एक नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है कि ओस्टियोक्लास्ट ने बोन को रिसॉर्ब करना है, ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन को बोन्स की फॉर्मेशन करते हैं, न्यू बोन सेल्स बनाते हैं। तो इन दोनों का अपनी अपनी जगह काम है ना। जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की ज़रूरत होगी वो तब, यानी कोई अगर गलत बोन कोई ऐसा होता है ना, फ्रैक्चर हुआ हीलिंग के दौरान, थोड़ा सा कोई इधर उधर थोड़ी सी बोन एक्स्ट्रा अगर निकल आई है और वो डेवलप हो गई है तो उसको ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, अल्लाह ताला ने नेचुरली ये निज़ाम रखा है कि वो जो एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं उसको बॉडी खुद ही से ख़त्म करना शुरू कर देती है। पेजेट डिजीज़ में क्या होता है? बेसिकली पेजेट डिजीज़ में ये हो जाता है कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं हमारे बोन के, वो सेल्स जिनका काम होता है रीजॉर्ब करना, वो उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, वो तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है जब ओस्टियोक्लास्ट तादाद में बढ़ना शुरू करेंगे तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि ओस्टियो क्लास एक्टिविटी बढ़ गई, यानी बोन्स जो है वो रिजॉर्प्शन, बोन्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अब बोन्स की जब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो ये भी अल्लाह ताला ने सिर्फ बोन के मामले में नहीं, पूरी बॉडी में अल्लाह ताला ने बड़ा ये एक निज़ाम रखा है कि जब भी बॉडी में कहीं डिस्ट्रक्शन, किसी भी सिस्टम में, किसी भी हिस्से में डिस्ट्रक्शन होना शुरू होती है, चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, तो हमारी बॉडी सबसे पहले उसे कंपनसेट करने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी जो है उसे सबसे पहले कंपनसेट करने की कोशिश करती है, यानी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अगर कोई यहीं पे फिर ये होता है कि जब अगर बोन की डिस्ट्रक्शन जिस तरह से ज़्यादा शुरू हो जाती है तो उसका कंपनसेशन क्या होगा? उसका कंपनसेशन ज़ाहिर है यही होगा कि बोन की ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी बोन बनने की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से ओस्टियोक्लास्ट भी अपनी एक्टिविटी करता रहता है और उसको ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो अपनी एक्टिविटी से कंपनसेट करते रहते हैं बोन रिप्लेस करके। बोन का ये टर्नओवर कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। डिसऑर्गेनाइज्ड बोन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, उनकी शेप ख़राब हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो इतनी जल्दी जल्दी से एक्टिविटी हो रही होती है तो उसकी वजह से हमारी जो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो ऑल्दो हमारे बोन सेल्स को बना रहा होता है, लेकिन ये बनने वाली जो बोन होती है ये बहुत वीक होती है। ये भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे जो क्या क्या चीज़ें हो गई कि जब वो इनकी एक्टिविटी ऑल्टर करती है तो उसकी वजह से जो नई बोन्स बनती हैं, वो नई बोन्स जो हैं वो वीक भी होती हैं, कमज़ोर भी होती हैं और थोड़ा सा उनका पैटर्न भी ख़राब होता है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। जो कि बॉडी में नई बोन्स बन रही हैं, बोन सेल्स आ रहे हैं, आपको पता है हर नई बनने वाली चीज़ के साथ वेसल्स मौजूद होती हैं। ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं, लेकिन ये बहुत वीक होती हैं। मैंने आपको भी बताया ना कि ये वीक होती हैं, तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने बोइंग ऑफ लेग्स दिखाया हुआ है, तो इसी तरह से है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं लेग्स में। अलाइनमेंट ज़ाहिर है जब लेग्स की अपनी जो है चीज़ें ठीक नहीं होंगी, यानी बोन का अपना एक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, लेग्स अगर खुद से ठीक नहीं होंगी तो जाहिर है जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे उनकी भी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी और ये चीज़ें जो हैं आर्थराइटिस भी फिर ऐसे पेशेंट्स को हो जाता है और बैक और जॉइंट पेन की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सारा मोरिस, आपका क्वेश्चन है कि जब कैंसर होता है ड्यू टू इंक्रीज सेल डिवीजन तो क्या बॉडी इसको भी कंपनसेट करने की कोशिश करती है? देखें, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उसमें यही होता है बेटा कि जब सेल्स जो होते हैं इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे तो बॉडी उसे कंपनसेट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वेदर वो मेलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है,
उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है सेल डिविजन्स की। ये मैंने आपको अभी अच्छा वो आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ कि बॉडी में जो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कंपनसेशन का, वो हमारे बॉडी के किसी भी सिस्टम को, किसी भी हिस्से को, हर चीज़ को कंपनसेट करता है। जैसे एसिडोसिस अल्कोलोसिस की एग्जांपल है, जब भी हमारी बॉडी एसिडोसिस की तरफ मूव करती है तो आपको पता है हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। लंग्स भी कंपनसेशन स्टार्ट कर देते हैं और किडनीज भी कंपनसेशन स्टार्ट कर देते हैं। लंग्स क्या करते हैं, हम हमारे पेशेंट हाइपर वेंटिलेट होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ज़्यादा अमाउंट में एक्सेल करने की कोशिश की जा रही होती है और ऑक्सीजन को ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और किडनीज भी कंपनसेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन आइंस को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं और बाइकार्ब आइंस को रिटेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखें, अगर सिर्फ और सिर्फ इसी से काम हो सकता होता तो बॉडी जब तक कर सकती है, लंग्स और किडनी एक टाइम होता है उस वक्त तक वो उसको कंपनसेट करते हैं, लेकिन फिर जब वो उनकी कंपनसेशन से बाहर निकल जाता है तो हमारे सामने सडन से पेशेंट एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करता है। इसी तरह से कैंसर सेल्स भी हैं, एक टाइम होता है लेकिन जब उसकी कैंसर सेल्स की स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है डिवीजन की ना, तो जब वो डिवीजन उनकी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो फिर जो है उसको बॉडी कंपनसेट नहीं कर सकती। पेजेट डिजीज ऑफ द बोन, इसके साइन सिम्टम्स देख लेते हैं किस किस तरह से। देखें, सबसे पहले बोन्स पर देख लेते हैं इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। बोन पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग नज़र आएगी आपको, टेंडरनेस है, ठीक है, रेडनेस होगी स्किन की जो भी अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर। जनरल सिम्टम्स भी होते हैं पेशेंट को, पेशेंट फटीग्ड फील करेगा, नर्वस सिस्टम के इश्यूज आ सकते हैं पेशेंट को। पेजेट सार्कोमा जो मैंने अभी आपको बताया ना, जाहिर है अगर इसी तरह से, सार्कोमा क्या होता है, ये कैंसर की ही टाइप है ना, तो अगर इस तरह से कंटिन्यूसली बोन टिश्यू जो है वो होते रहेंगे, आई मीन अगर इस तरह से डिवाइड होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे इतनी तेज़ी से, एक एबनॉर्मल सेल्स बनते रहेंगे। एबनॉर्मल ही हुए ना वो जो स्ट्रक्चरली कमज़ोर चीज़ें बना रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी बोन्स को। ओस्टियोक्लास्ट, उसके रिप्लेसमेंट में ओस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी जो हो रही है वो भी अच्छे सेल्स तो नहीं बना रहे हैं, वो डिसऑर्गेनाइज्ड ही हैं, उनका पैटर्न ठीक नहीं है, वो वीक हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ये इसको हम पेजेट सार्कोमा कहते हैं, ये भी डेवलप हो सकता है। आइज़ विजन प्रॉब्लम हो सकती हैं, हियरिंग लॉस हो सकती है। आपको पता है कान के अंदर भी जो हियरिंग है वो सारी की सारी एक्टिविटी कौन कर रहा होता है, बोन्स ही है ना वो भी, जो बेसिकली जिसकी वजह से हमारी हियरिंग पॉसिबल है। वो कितनी छोटी सी बोन्स हैं, उनकी वजह से हमारी हियरिंग पॉसिबल है। माउथ है, जाहिर है उस तरह से ओस्टोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो किस तरह से आपके टीथ, लूज टीथ की एग्जांपल होती है, इसमें होती है चीज़ें। इसके अलावा हार्ट डिजीजेज, हार्ट का आप इसे सोचेंगे क्या ताल्लुक है, देखें कैल्शियम, बोन्स जहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पे देखें कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, और कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है। तो ये इनडायरेक्टली हार्ट डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं अगर कैल्शियम का इम्बैलेंस या कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा पेजेट डिजीज़ की वजह से, तो ये हार्ट मसल्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा जी, ये थी पेजेट डिजीजेस के साइन और सिम्टम्स। ओके जी, अब हम पेजेट डिजीज़ की असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि किस तरह से हमने असेस करना है इसे, क्या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होंगी। Elevated serum alkaline phosphatase concentration and urinary hydroxyproline excretion reflect increased osteoblastic activity. Higher values suggest more active disease. ये चीज़ें लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आती हैं, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई होप सो के नाम से भी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ब्लड में हम देख लेते हैं फॉस्फेटेज की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा आ रही है तो दिस इज़ इंडिकेटिंग, जैसे होता है ना कि कार्डियक एंजाइम्स, अगर किसी पेशेंट को अगर कंप्लेन हुई है उसको ये रूल आउट करने, अगर उसको एंजाइना का पेन हुआ है, रूल आउट करने के लिए वेदर वाज इट एन एमआई और नॉट, तो उसमें आपको पता है ना डिफरेंट एंजाइम्स हैं, कार्डियक एंजाइम्स हैं, उनको फौरन से ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन चेक की जाती है। भला उसका उससे क्या ताल्लुक, तो उसका उससे यही ताल्लुक होता है कि अगर एमआई हुआ है इट मीन्स मसल्स डैमेज हुए हैं हार्ट के, और अगर हार्ट के मसल्स डैमेज हुए हैं
तो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, कार्डियक एंजाइम, जो सिर्फ उन्हीं मसल्स में मौजूद होते हैं। अगर वो ब्लड में उसकी ये कंसंट्रेशन है, अगर आपको उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, तो दिस इज इंडिकेटिंग कि पेशेंट को एमआई हुआ है। सेम इज द एग्जांपल हियर कि अगर ओस्टियो, ये मार्कर्स हैं, आप ये जैसे देखें ट्यूमर्स के भी डिफरेंट मार्कर्स होते हैं, इसी तरह से ये ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के कुछ मार्कर्स हैं, हम उसमें ब्लड में चेक करवा लेते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है तो दिस इज़ अ मार्कर कि ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है बॉडी में। इसी तरह से यूरिन में हम चेक करते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलिन, अगर यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है तो हम कह देते हैं कि जी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और अगर बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूज़ आएंगी तो ये हमें सजेस्ट करेंगी कि डिजीज जो है वो एक्टिव स्टेज में है। पेशेंट्स विद पेजेट डिजीज हैव नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल, एक्सरेज कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ पेजेट डिजीज। नॉर्मली सीरम कैल्शियम लेवल अगर हम देखें इनिशियल स्टेज पे इन पेशेंट्स का नॉर्मल आता है और एक्सरे से हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Local area of demineralization and bone overgrowth produce characteristics mosaic pattern and irregularities। लोकली एरिया में जाहिर है बोन की डीमिनरलाइजेशन, देखिए ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली कि ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी तो चल रही है, ऑल्दो उसके कंपनसेशन में ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी चल रही है, बट वो जो ओस्टियोब्लास्ट हैं दे आर डीमिनरलाइज्ड, बन तो रहे हैं नए बोन सेल्स बट ये वीक हैं, कमज़ोर हैं, ओवर ग्रो कर रहे हैं हालांकि। तो इसीलिए क्या होता है कि लोकली एक तो डीमिनरलाइज्ड हुई हुई है बोन, और बोन जो है जाहिर है ओस्टियोक्लास्ट इतनी तेजी से एक्टिविटी कर रहा होता है, ओस्टियोब्लास्ट भी उतनी तेजी से एक्टिविटी करते हैं, तो बोन्स की तो ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन वो अजीब सा पैटर्न बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि ओवर ग्रोथ होगी तो जाहिर है जिस एक ग्रोथ से सेल्स को बढ़ना चाहिए, बोन्स को बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा स्पीड में भी बढ़ेगी तो पैटर्न भी ख़राब होगा। तो इसीलिए इरेगुलरिटीज़ और इरेगुलर पैटर्न बढ़ जाते हैं। बोन स्कैन डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़, फिर हमें बोन स्कैन करवाना पड़ता है ये देखने के लिए कि डिजीज़ किस एक्सटेंट तक पहुंची हुई है। और इसके अलावा बोन बायोप्सी करवाई जाती है। बोन बायोप्सी इसलिए करवाई जाती है कि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी हम ये देख सकें कि ये वेदर ये पेजेट डिजीज़ ही है या इसके अलावा कोई और डिजीज़ तो नहीं है, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें बोन बायोप्सी करवानी पड़ती है। मेडिकल मैनेजमेंट पेजेट डिजीज़ की, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट ये है पेजेट डिजीज़ की कि पेन यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एनसिड्स। पेन, पेशेंट चूँकि पेन की कंप्लेन कर रहा होता है तो हम मेडिकली ये है कि पेशेंट को एनसिड्स देते हैं, एनसिड्स देते हैं तो उससे पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। उसके अलावा बोइंग ऑफ लेग्स हुई हुई है, ऑब्वियसली गेट प्रॉब्लम है, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम है, वॉक में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें, वी कैन ऐड देम, हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। शू लिफ्ट्स हो गए, फिजिकल थेरापीज हो गई, वेट इज कंट्रोल टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन वीकेंड बोन एंड मेल अलाइन जॉइंट। ऑब्वियसली पेशेंट को कहा जाता है, बल्कि उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन्होंने अपना वेट कंट्रोल करना है, बल्कि कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बोन्स वीक हो चुकी हैं, जॉइंट्स मेल अलाइंड हुए हुए हैं। तो अगर वजन बहुत ज़्यादा होगा तो ना तो जॉइंट्स उसे बर्दाश्त कर सकेंगे और ना ही बोन्स उसे बर्दाश्त कर सकेंगी। Asymptomatic patient may be managed with diet adequate in calcium and vitamin D and periodic monitoring। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी बहुत आगे तक डिजीज़ अभी नहीं बढ़ी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है डाइट अच्छी करके पेशेंट को कैल्शियम और विटामिन डी दे के और उसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ उसे मॉनिटर करते रहते हैं कि पेशेंट को कहीं सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो गए। Orgy fractures, arthritis, and hearing loss are the complications of Paget disease. Fractures are managed according to location. फ्रैक्चर ज़ाहिर है वीक बोन है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस हो सकता है, हेयरिंग लॉस, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में आती हैं, पेजेट डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन में आती हैं। फ्रैक्चर्स हैं, दे आर मैनेज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जिस किस्म का भी फ्रैक्चर होगा उस पर हमने क्या करना है, कास्ट अप्लाई करना है, स्प्लिंट अप्लाई करना है, क्या करना है, उसको हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। हेयरिंग अकर्स इन फ्रैक्चर रिडक्शन, sorry, healing occurs in fracture reduction, immobilization and stability are adequate। वही हील करवाना है ज़ाहिर है स्ट्रक्चर को, तो वही सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इमोबाइल करना पड़ेगा और फ्रैक्चर्स को रिड्यूस कर देते हैं, उससे अच्छे से एडिक्वेटली हीलिंग हो जाती है। सीवियर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में रिक्वायर टोटल जॉइंट
रिप्लेसमेंट। समटाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाता है लेकिन डीजेनरेटिव यानी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, जॉइंट्स को ख़त्म कर रहा है, बोन्स को ख़त्म कर रहा है, इस किस्म का सीवियर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हो जाता है, तो वहाँ पे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। लॉस ऑफ हियरिंग इज मैनेज विद हियरिंग एड एंड कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड विद हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल। हियरिंग लॉस हो रहा है, ज़ाहिर है, तो उसके लिए यही सॉल्यूशन है कि हियरिंग एड हम यूज़ करेंगे, पेशेंट को कहेंगे हियरिंग एड के थ्रू उसकी हियरिंग मेंटेन करने की, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ मतलब ऑब्वियसली पहले सिखाई जाएंगी, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना, स्पीच, रीडिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी। फार्माकोलॉजिकल थेरापी वही है, मेडिकल मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा। एनसेड्स हैं फॉर पेन, calcitonin facilitate remodeling of abnormal bone into normal lamellar bone. Biphosphonates produce rapid reduction in bone turnover and relief of pain. एंड मिथ्रासीन ये एक साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है दैट मे बी यूज्ड फॉर सीवियर डिजीज रेजिस्टेंट टू अदर थेरापी। अगर किसी और थेरापीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही डिजीज, तो हम मिथ्रासीन दे सकते हैं, जो कि एक साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है जी। ओके, टाइम भी हो गया है क्लास का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी शुरू करेंगे, फिर बीच में चीज़ें रह जाती हैं। यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी स्टूडेंट की तो पूछ लें, हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑस्टियोमलेशिया आपको पढ़ाया था, बताया था कि ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली बोन्स की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसमें वही स्केलेटन वीक हो जाता है। किस वजह से? कि या तो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है बेसिकली, जिसमें मसल्स, बोन्स सब वीक हो जाते हैं, या तो मेल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा जीआई ट्रैक से, या फिर जीआई ट्रैक के डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, या फिर किडनी के और लिवर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम ब्लड में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ क्या हमने पढ़ी कि रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है उसकी वजह से, प्लस पैराथायरॉयड हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी की वजह से। ये सारे कॉजेज़ हैं जो ऑस्टियोमलेशिया कॉज करते हैं। ऑस्टियोमलेशिया को हमने एक्सरेज के थ्रू देख सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, यूरिन एक्सक्रीशन देखते हैं और बोन बायोप्सी करवाते हैं। बोन बायोप्सी करवाते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स नज़र आते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोइड कहते हैं। ऑस्टियोइड बेसिकली डीमिनरलाइज्ड बोन सेल्स होते हैं और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो भी चेंज हो चुका होता है, कार्टिलेजिनियस बोन का की तरह का मैट्रिक्स होता है। मैनेजमेंट वही है, अगर तो पहले कॉज को आइडेंटिफाई कर लें, बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी ओरिजिन है तो डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। और अगर कोई सेकेंडरी कॉज है तो उसे ट्रीट कीजिए। पेशेंट को फिजिकल, साइकोलॉजिकल तमाम सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है और पेशेंट की हैंडलिंग बहुत जेंटल होनी चाहिए। फिर हमने पेजेड डिजीज़ पढ़ी। पेजेड डिजीज़ जो थी बेसिकली ये बोन टर्नओवर को कहा जाता है। इसमें होता मेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फैमिली हिस्ट्री मौजूद है। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता पेजेड डिजीज़ की, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि बोन टर्नओवर होता है कैसे है। आपके ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसको कंपनसेट करने के लिए ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। अब जब इन दोनों की एक्टिविटी बढ़ती है तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को ख़त्म करता रहता है। ओस्टियोब्लास्ट जल्दी जल्दी से नए सेल्स बनाता है, लेकिन वो सेल्स वीक होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका पैटर्न ख़राब होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरली वो ठीक नहीं होते। ज़्यादातर हिप, नी और एंकल जॉइंट्स इनको वो इन्वॉल्व करती है। ज़ाहिर है वो इनको फ्लेक्स हो जाएगी तो उस तरह से अलाइनमेंट भी वो नहीं रहती जो हमारी नॉर्मल अलाइनमेंट होती है। पेजेड डिजीज़ के साइन सिम्टम है, जनरली इंसान फटीग होता है और बोन्स में ऑब्वियसली स्वेलिंग है, पेन की कंप्लेन है, टेंडरनेस है, हियरिंग लॉस इसकी कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, लूज टीथ हो गए, आइज़ में विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए सीरम लेवल्स चेक करवाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट मार्कर्स होते हैं, हमें बताते हैं कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और इसके अलावा एक्सरे के ऊपर हमें कुछ फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। जो सेल्स बन रहे थे ऑब्वियसली वो डीमिनरलाइज्ड होते हैं, तो अजीब से पैटर्न की इरेगुलर किस्म की बोन्स की ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। और बोन स्कैन और बोन बायोप्सी हमें हेल्प आउट करती है डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर हमने पेजेड डिजीज़ की मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी कि
एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। पेशेंट का वेट का प्रॉब्लम है, उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, उसके जॉइंट्स मेल अलाइंड होंगे, तो उस सब के लिए आप उन्हें असिस्ट कीजिए डाइट में। और प्लस वैसे भी सप्लीमेंट्स उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह इन ये चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी है। कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, हो गई है तो ट्रीट करना है। जैसे फ्रैक्चर्स हो गए हैं तो अकॉर्डिंगली डील कीजिए। आर्थराइटिस हो सकता है, अकॉर्डिंगली डील कीजिए पेशेंट को। और हियरिंग लॉस हो गई है तो हियरिंग एड और जो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिखाइए। देन हमने आपको फार्माकोलॉजी थेरापी बताई, एंसर्स देने होते हैं, काल्सिटोनिन देते हैं, बाईफॉस्फोनेट देते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही तो मेथिरासिन की तरफ आ जाते हैं, जो बेसिकली साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्टियोमाइलाइटिस स्टार्ट करेंगे। और अब तमाम स्टूडेंट जो है वन बाय वन अपनी रोल नंबर के साथ अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। हाउ आर यू नाउ तलहा? तलहा आपकी तबीयत ख़राब थी ना आई थिंक। अब कैसे हैं आप बेटा जी? तबीयत ठीक है अब तलहा आपकी? यस फिजा मुनीर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। 19 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है सिर्फ अभी तक। अब रिदा तनवीर हो चुकी है, रिदा तनवीर आपकी। सनानाज आपकी भी हो गई है। सिर्फ 19 स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क करवाई है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। 3 बजने में 10 मिनट हैं जी।
ओके बेटा जी, जो स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट हैं वो अपने नाम सुन लें। अगर इनमें से कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिएगा। अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद, आयशा, बिनिश सरवर, हदीका, हाफिजा, फरवा, जैनेट, ये एब्सेंट है। मदीहा फातिमा एब्सेंट है। महनूर एब्सेंट है। मारिया माहीन एब्सेंट है। महकुन्नेसा एब्सेंट है। मोहम्मद यासिर, नफीसा ताहिर, नरजिस फातिमा, निमरा जावेद एब्सेंट हैं। राबिया हसन, रामीन फातिमा, रसब एंड रिदा अहमद एब्सेंट हैं। सबा परवेज एब्सेंट हैं। समर, ज़ैबुन्निसा, जैनब शब्बीर, जैनब रिजवान एब्सेंट हैं। जुनैरा नसीम और अक्सा तमसील एब्सेंट हैं। ओके नफीसा, होगी अटेंडेंस। जैनब रिजवान, आपकी ऑलरेडी अटेंडेंस लगी हुई है बेटा, डोंट वरी। हाफसा फरवा, ओके। जी साफिया। जी साफिया, आप प्रेजेंट है। मैंने कब कहा आप एब्सेंट हैं? आपकी अटेंडेंस भी लगी हुई ऑलरेडी। जैनब आपकी भी हो गई है, जैनब रिजवान की। ओके बेटा जी, अटेंडेंस हो गई है, कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की, तो चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।